Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं स्मूथ बोर फायरआर्म इंजरीज़ के बारे में। इससे पहले हमने राइफल फायरआर्म इंजरीज़ को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लिया था एंड एंट्री एंड एग्जिट वुंड ऑन वुंड बैलिस्टिक्स के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्मूथ बोर फायरआर्म इंजरीज़ एंड ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपका वुंड बैलिस्टिक्स का पूरा पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी इसमें वीडियो छूट रहा है, कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से अपलोड कर दूँगी। एंड उसके अलावा मैं खुद से भी देख लूँगी, अगर कुछ बच रहा होगा तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर से अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है स्मूथ बोर फायरआर्म इंजरीज़। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सो वुंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय शॉटगन्स और स्मूथ बोर फायर आर्म्स, सो वो सारे के सारे वुंड्स जो रहते हैं, वो सारी के सारी जो इंजरीज़ होती हैं जो कि स्मूथ बोर फायर आर्म से की वजह से कॉज होती हैं, या फिर जितने भी स्मूथ बोर वेपन्स होते हैं उनको हम शॉर्ट गन्स भी कहते हैं। तो उनकी वजह से जितनी भी इंजरीज कॉज होती हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ बोर फायर आर्म इंजरीज। दीज वुंड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर मिसाइल्स because of the spectrum of wound severity is large owing to the fact that the pellets scatter as they travel. सो इस तरह के वेपन से जो इंजरी कॉज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जितने अलग बाकी के तरह के वेपन से जो इंजरी कॉज होती है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो वुंड रहता है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डैमेज कॉज होता है, बहुत ज़्यादा डीप कॉज होता है डैमेज इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैलेट्स रहते हैं वो स्कैटर होते हैं, जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करते जाते हैं उनके बीच की डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये लार्ज अमाउंट का एरिया कवर करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये एरिया को कवर करते हैं एंड उतना ज़्यादा डीपली डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा when a shotgun fired, it discharges the components such as gun flame, gun smoke containing soot particles and gunpowder particles, cards, wads, gases and lead shots. तो जब भी शॉट गन से या किसी भी स्मूथ बोर फायर आर्म से फायरिंग करी जाती है तो जब वो डिस्चार्ज करती है पैलेट्स को, उनके साथ साथ पैलेट्स के साथ साथ में क्या क्या आपके वेपन से बाहर निकलता है वो रहती है गन फ्लेम, गन स्मोक कंटेनिंग सूट पार्टिकल्स, गन पाउडर पार्टिकल्स, वैट्स, कार्ड्स, गैसेस। तो ये सारा का सारा जो भी कार्ट्रिज रहता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी बाहर निकलती हैं। उसके साथ साथ में जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं आपकी फायरिंग के टाइम पर वो सारी भी आपके फायर आर्म से बाहर निकलती हैं एंड वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं। एंड अगर फायरिंग थोड़ा पास से हो रही है तो वो आपके टारगेट पर भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें कि स्मूथ बोर फायर आर्म इंजरीज कितने टाइप की होती हैं, वो बेसिकली दो ही तरह की होती हैं, वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एग्जिट। तो जितनी भी फायर आर्म इंजरीज़ होती हैं वो चाहे आपके राइफल फायर आर्म से हों चाहे वो आपके स्मूथ बोर फायर आर्म से हों, वो आपके दो ही तरह के देखने को मिलेंगे, वुंड ऑफ एंट्री, वुंड ऑफ एग्जिट। बेसिकली ये दो ही होते हैं। अब इनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि जो अगर राइफल फायर आर्म से होगा तो उसमें वुंड ऑफ एंट्री, वुंड ऑफ एग्जिट किस किस टाइप का होगा, जो आपका स्मूथ बोर रहेगा तो वो आपका डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वुंड ऑफ एंट्री के बारे में। सो वुंड ऑफ एंट्री आपका बेसिकली सिमिलर रहता है, आपका सारे के सारे जो एजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं एंड जितना डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उतना उतना उनके बीच में आपकी जो डिस्टेंस रहती है पैलेट्स के बीच में वो इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपने फायरिंग करी है एंड यहाँ से जो पैलेट्स हैं वो आपके बाहर निकले हैं एंड उनको ये डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो इनके बीच में यहाँ से जब फायरिंग हुई है तब तो उनके बीच की डिस्टेंस ये थी जो पैलेट्स थे, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज़ होती जाती है एंड वो आपकी पूरी जो भी आपका टारगेट है वहाँ तक वो पूरी की पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं एंड उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो एरिया भी ज़्यादा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उनके बीच में स्कैटरिंग होगी। तो इस तरह से आपके एंट्री वुंड क्या रहते हैं, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको राइफल फायर में बताया था कि इस तरह से आपके एंट्री वुंड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली आपका स्मूथ बोर में भी होता है, बस इसमें आपको मोर देन वन एंट्री वुंड एक फायरिंग में आपको देख सकते हैं। राइफल फायर आर्म में क्या था, अगर एक फायरिंग हुई है तो वहाँ पर आपको एक ही वुंड ऑफ एंट्री देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। लेकिन स्मूथ बोर फायर आर्म्स में क्या रहता है,
आपका जो वुंड ऑफ एंट्री होगा वो मोर देन 1 हो सकता है एक फायरिंग की वजह से ही, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इनका वुंड ऑफ एंट्री का जो साइज़ रहता है स्मूथ बोर फायर आर्म के केस में वो कंपैरेटिवली छोटा होता है राइफल फायर आर्म के, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पैलेट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से इनका जो वुंड ऑफ एंट्री रहता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इसमें आपको हो सकता है वहाँ पर ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग, इस साइड की सारी चीज़ें देखने को मिले, वो डिपेंड करेगा आपको डिस्टेंस पर, ठीक है। तो वो किस तरह से आपको देखने को मिलता है वो सारा का सारा अभी हम एक चार्ट की हेल्प से उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर ये पूरा चार्ट है जहाँ पर आपको पूरा सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें रेंज ऑफ फायरिंग की, तो रेंज ऑफ फायरिंग जो रहती है, कॉन्टैक्ट शॉट रहता है, क्लोज शॉट रेंज रहता है, नियर शॉट, डिस्टेंस शॉट, ठीक है। इतनी तरह की रेंज से आप फायरिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की आपको देखने को मिलता है। तो अगर कॉन्टैक्ट रेंज की बात करें या फिर आपका क्लोज रेंज, तो उसकी सभी की डिस्टेंस अलग अलग रहती है। कॉन्टैक्ट शॉट मतलब कि आपका बिल्कुल टच करके फायरिंग करी गई है। क्लोज रेंज में क्या रहता है, लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से करी गई है। शॉर्ट टू मिड रेंज में क्या रहता है आपका 15 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स, ये आपकी शॉर्ट से मिड रेंज रहती है। इसके अलावा अगर डिस्टेंस शॉट की बात करें तो मिड टू डिस्टेंस रेंज जो रहती है वो आपकी रहती है 4 मीटर्स या फिर 20 मीटर्स। ये आपकी रेंजेस रहती हैं अलग अलग रेंज से फायरिंग करने पे उसमें अलग अलग तरह के आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्टैक्ट शॉट में अगर फायरिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट शॉट में हो रही है या फिर आपका 15 सेंटीमीटर से लेस देन डिस्टेंस पे रख के हो रही है, या फिर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो रही है, या फिर 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो रही है, तो आपको जो नंबर ऑफ़ वुंड्स देखने को मिलेंगे वो आपको सिंगल ही नंबर ऑफ़ वुंड देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ एंट्री वुंड आपको सिंगल देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, 90 सेंटीमीटर तक इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है। 90 सेंटीमीटर के बाद में इसमें स्कैटरिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका 2 सेंटीमीटर देखें या फिर 4 सेंटीमीटर देखें या फिर 20 सेंटीमीटर देखें, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्री वुंड्स देखने को मिलते हैं। स्प्रेड एरिया क्या रहता है आपका, 90 सेंटीमीटर तक किसी तरह का कोई भी स्प्रेडिंग नहीं होती, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं 5 to 7 सेंटीमीटर की स्कैटरिंग होती है 2 मीटर के डिस्टेंस से जब आप फायरिंग करते हैं। जब आप 4 मीटर के डिस्टेंस से फायरिंग करते हैं तो उस केस में आपको 10 to 14 सेंटीमीटर की स्कैटरिंग देखने को मिलती है। एंड अगर आप 20 मीटर या फिर उससे ज़्यादा के डिस्टेंस से फायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको मोर देन 14 सेंटीमीटर की स्कैटरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्प्रेड एरिया। इसके बाद में अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो रहता है आपका वो कॉन्टैक्ट शॉट या फिर आप क्लोज रेंज की बात करें तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट शॉट जो रहता है जिसमें आप टच करके रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इरेगुलर शेप देखने को मिलेगा। जो एंट्री वुंड होगा उसका जो शेप रहता है वो इरेगुलर देखने को मिलता है। इरेगुलर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे जो पैलेट्स रहते हैं वो इंटर करते हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा डीप डैमेज कॉज होता है। उस वजह से वहाँ पर जो पैटर्न रहता है, जो शेप रहता है वो आपका इरेगुलर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, अगर आप 15 सेंटीमीटर की रेंज से कर रहे हैं या फिर उससे कम की रेंज में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सर्कुलर देखने को मिलता है, सर्कुलर शेप देखने को मिलता है। 90 सेंटीमीटर से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रैट होल देखने को मिलता है। रैट होल मतलब कि जैसे कि जो रैट का होल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे उसमें साइड्स जो एजेस रहते हैं वो बहुत अजीब अजीब से होंगे, तो उस तरह का जो डैमेज कॉज होता है उसको हम बोलते हैं रैट होल। फिर अगर हम बात करें, अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस से फायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, सेंट्रल बिग वुंड विद स्मॉलर वुंड्स अराउंड, ठीक है। एक सेंटर में बहुत बड़ा सा वुंड होगा, उसके अराउंड में सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे से स्मॉलर वुंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपको सेंटर में बड़ा सा वुंड देखने को मिल रहा है, इसके सराउंडिंग्स में आपको बहुत सारे छोटे छोटे से वुंड्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से आपका कुछ होता है नियर, जो आपका 2 मीटर के डिस्टेंस है जिसको कि हम कह सकते हैं नियर शॉर्ट रेंज, ठीक है। इस केस में आपको इस तरह का वुंड देखने को मिलता है। जो डिस्टेंस शॉट होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग होती है, तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग जगह पर छोटे छोटे से आपको मल्टीपल एंट्री वुंड्स देखने को मिलेंगे सर्कुलर पैटर्न में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 20 मीटर से, तो वहाँ पर स्प्रेड जो रहता है उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसकी जो स्प्रेडिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है।
उसमें हो सकता है कि आपके कुछ पैलेट्स मतलब आसपास के एरिया में काफ़ी दूर चले गए हों, आप उसको मेज़र ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें कोई स्प्रेडिंग का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकते हैं कि उनका किस तरह का होगा। लेकिन जो शेप रहता है वो सर्कुलर पैटर्न जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, सर्कुलर पैटर्न, स्मॉल होल रहेगा एंड काफ़ी सारे आपको मल्टीपल वुंड्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर हम एजेस की बात करें तो एजेस जो रहते हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट शॉट में कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कॉचिंग एंड कॉन्ट्यूजन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो आपका 15 सेंटीमीटर या उससे लेस देन सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फायरिंग हो रही है तो वहाँ पर वेल डिफाइंड होते हैं एजेस एंड इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब अंदर के साइड में इन्वर्जन होता है उसमें। 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फायरिंग कर रहे हैं तो इरेगुलर एंड लेसरेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2 मीटर्स, 4 मीटर्स या 20 मीटर्स के डिस्टेंस से फायरिंग करी हुई है तो उस केस में सिंपल आपका रहता है, एजेस इन्वर्टेड ही होते हैं एंड उसमें आपका और कोई भी चेंजेस नहीं होता है, स्मॉल होल रहता है, एजेस सारे के सारे इन्वर्टेड होते हैं एंड काफ़ी बिल्कुल फाइन रहते हैं उसमें। ठीक है, एजेस बिल्कुल फाइन होते हैं। फिर अगर हम ब्लैकनिंग की बात करें तो ब्लैकनिंग जो रहती है कॉन्टैक्ट शॉट में या फिर जो टच वाले बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रख के आप करते हैं तो उसमें ब्लैकनिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लोज रेंज में भी आपको ब्लैकनिंग उतनी ही देखने को मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कर रहे हैं फायरिंग तो उसमें कंपैरेटिवली आपको कम ब्लैकनिंग देखने को मिलती है एंड 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से फायरिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको ब्लैकनिंग थोड़ी सी और कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा 90 सेंटीमीटर से जब जितना दूर जाते जाएंगे वहाँ पर आपको किसी भी केस में ब्लैकनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग आपको कॉन्टैक्ट शॉट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कॉन्टैक्ट शॉट में आपको देखने को मिलती है। क्लोज रेंज में कॉन्टैक्ट शॉट के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है क्लोज रेंज में। ठीक है, एंड जितनी की आपको कॉन्टैक्ट शॉट में मिल रही थी उतनी ही आपको 15 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर की रेंज से जब आप फायरिंग करेंगे तो उतनी ही आपको उसमें मिलेगी। लेकिन अगर हम क्लोज रेंज की बात करें तो क्लोज रेंज में टैटूइंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर अगर 90 सेंटीमीटर्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी टैटूइंग एंड उसके बाद में आपको टैटूइंग किसी भी केस में देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर हम सिंजिंग की बात करें, सिंजिंग मतलब एक बर्निंग का केस रहता है, बर्निंग जैसा ही सिम्टम रहते हैं उसमें, तो वो सिंजिंग होता है। ये सब क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ये सारे टर्म्स के जो भी मीनिंग है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्कॉचिंग, बर्निंग, टैटूइंग, सिंजिंग, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्लोज रेंज क्या होती है, कॉन्टैक्ट शॉट, नियर शॉट, डिस्टेंट शॉट, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर हम सिंजिंग की बात करें तो सिंजिंग आपको कॉन्टैक्ट शॉट में देखने को मिलती है कंपैरेटिवली लेस दैन क्लोज रेंज। क्लोज रेंज में जो रहता है आपको सबसे ज़्यादा सिंजिंग देखने को मिलती है, उससे कम आपको कॉन्टैक्ट शॉट में देखने को मिलती है एंड कॉन्टैक्ट शॉट से भी कम आपको जब आप 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से फायरिंग करते हैं तो उस केस में देखने को मिलती है एंड 15 सेंटीमीटर के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी सिंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ट था। इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रखी हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप फायरिंग करते हैं, किस किस तरह से आपको रेंज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वुंड्स, स्प्रेड एरिया, शेप, एजेस, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, सिंजिंग, ये सारा का सारा आपको एंट्री वुंड पे किस किस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, इस चार्ट को आप पढ़ लेते तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कॉन्टैक्ट शॉट जब रहता है दैट मीन्स उसमें जो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैग्ड, टीयर, बर्निंग, शूट, टैटूइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रूज, वैट्स, ये सारा का सारा आपको कॉन्टैक्ट शॉट में देखने को मिलता है। जब बिल्कुल कॉन्टैक्ट में करते हैं तो उस केस में ये रहता है, इस तरह का कुछ आपका वुंड देखने को मिलता है। जब कुछ इंचेस से आप फायरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 इंच का इरेगुलर होल देखने को मिलता है। बर्निंग, सूट, टैटूइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वैट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं एंड जो इसका पैटर्न रहता है वो सर्कुलर रहता है। अगर आप 1 यार्ड के डिस्टेंस से फायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको सिंगल होल मिलेगा, हेयर की सिंजिंग देखने को मिलेगी, सूट
मे बी एंड मे नॉट बी, ठीक है। टैटूइंग एंड वार्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस केस में देखने को मिलती हैं। एंड इसका जो शेप रहता है वो इस तरह से कुछ सर्कुलर रहता है। फिर 2 यार्ड्स की डिस्टेंस से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका इरेगुलर वुंड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटर में एंड अराउंड में बहुत छोटे छोटे से आपको मल्टीपल वुंड्स देखने को मिल रहे हैं। सैटेलाइट पैलेट्स होंगे, होल्स होगा, टैटूइंग मे बी एंड मे नॉट बी एंड वार्ड्स प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम बात करें 6 यार्ड्स की तो वहाँ पर आपकी जो स्प्रेडिंग होती है वो बढ़ जाती है एंड इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पर ग्रुप्स एंड सिंगल पैलेट्स ओवर 6 to 7 इंचेस के डायमीटर में देखने को मिलते हैं। फिर 12 यार्ड्स की डिस्टेंस से अगर आप फायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड उनके बीच की जो स्प्रेडिंग होती है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे पैलेट्स जो रहते हैं वो आपके बाहर साइड में भी, सराउंडिंग्स में भी चले जाते हैं। एंड यूनिफॉर्म पैलेट का जो स्प्रेड ओवर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 इंचेस के डायमीटर में रहता है एंड इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है। एंड इसके अलावा जिस जिस तरह से इसमें डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इनके बीच की स्प्रेडिंग और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एंट्री वुंड शॉर्ट गन के केस में, स्मूथ बोर फायर आर्म के केस में कॉज होता है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जिट वुंड के बारे में। सो इट अकर्स ओनली व्हेन द शॉट पासेस राइट थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी द वुंड विल शो फॉलोइंग फीचर्स। तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है? मार्जिन इवर्टेड, दैट मीन्स बाहर की साइड में देखने को मिलेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी सॉइलिंग या फिर सिंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। मे बी मल्टीपल एज each pallet or groups of pallets might pass out independently। तो इसमें हो सकता है आपको कई सारे मल्टीपल एग्जिट वुंड्स देखने को मिले, हो सकता है एक भी देखने को ना मिले एग्जिट वुंड। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से था या फिर आपकी जो बुलेट थी वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं होगी। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है। तो मे एंड मे नॉट भी आपको वहाँ पर देखने को उस तरह से मिलेगा। देन यूजुअली शॉर्ट गन पैलेट्स डू नॉट एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। जनरली आपके जो पैलेट्स रहते हैं शॉर्ट गन से जो फायर होते हैं वो आपके बॉडी से एग्जिट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट उसमें कॉन्टैक्ट शॉट वुंड में आपके एग्जिट हो सकते हैं। टेंजेंशियल वुंड वेयर सम ऑफ द पैलेट्स हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रैक थ्रू द बॉडी, जहाँ पर जो बुलेट रहेगी जैसे कि आपके रिस्ट है या फिर आपके हैंड है तो वहाँ से कहीं पास कर रही है तो उस केस में एग्जिट कर सकती है। वैसे जनरल केस में आपकी जो शॉर्ट गन से जो पैलेट्स निकलते हैं वो एग्जिट नहीं करते हैं, उस केस में आपको एग्जिट वुंड नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कॉन्टैक्ट शॉट में या फिर टेंजेंशियल वुंड जहाँ पर आपकी पैलेट्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है या फिर जो थिन पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के जैसे कि नेक है या फिर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो उन केसेस में आपको एग्जिट वुंड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी केस में शॉर्ट गन के केस में एग्जिट वुंड जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट गन इंजरीज़ के बारे में सारी चीज़ें जितनी भी आपकी इस से रिलेटेड हो सकती थी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। एंड यहाँ पर आपका वुंड बैलिस्टिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक बच रहा है जो कि आपको लगता है कि इसमें रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी। एंड मैं अपनी तरफ से भी देख लूँगी अगर कुछ बच रहा होगा तो उसको मैं ज़रूर से वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद में अभी हमें इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड रिकोचेट बुलेट को पढ़ना है, ठीक है। तो उतना अभी हमें करना है। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने अभी तक जितना भी बैलिस्टिक्स में आपको पढ़ाया हुआ है वो सारी की सारी एक कंपाइल्ड PDF मैं आपको दूंगी। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो पूरा सिस्टमैटिक वे में होगा तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही वो PDF कंप्लीट हो जाती है मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ जितने आपके फ्रेंड्स हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।